एपिसोड की शुरुआत में हमें युवान एक किंगडम के बारे में बताता है जिसका नाम होता है डार्क जेट, जो कि एक मार्शल आर्ट कंट्री होती है। वो हमें स्टेट्स के बारे में बताने लगता है। जो जूनियर्स होते हैं वो लोग बहुत ताकतवर पर्सन को आराम से हरा सकते हैं। जो सीनियर्स होते हैं वो लोग अच्छे मेंबर्स होते हैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड के, और वो लोग जूनियर्स को आराम से तबाह कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं सोल सीकिंग स्टेट वाले, जो अपने अंदर के क्यूआई को जैसे मर्जी उस तरीके से फ्लो करा सकते हैं। और इनकी पावर एक वक्त पे काफी टेरिफाइंग भी हो सकती है और एक वक्त पे काफी कम भी हो सकती है। ये उसके बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर। इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, इनके बारे में तो आपको पता होगा। और पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जैसा कि मैं युवान अब अपने बारे में बताने लगता है कि वो फिलहाल ग्रैंड मास्टर स्टेज पे है, जिससे वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे ज्यादा आपको रिस्पेक्ट वाले पर्सन में आता है। और किस किस ने पिछले बार वीडियो में सही जवाब दिया था इस पे, उनके लिए ढेर सारी तालियां, और जिन्होंने गलत दिया उनके लिए भी तालियां, और जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया तुम वीडियो पूरा देखो पहले। मिस कहने लगती है लेकिन तुमने तो मेटामॉर्फोसिस स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। युवान बताता है ये जो मेटामॉर्फोसिस स्टेट होता है, इसे में जाने के लिए आपको सबसे पहले ग्रैंड मास्टर को पार करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये बस किस्से कहानियों में ही दर्ज है। आज तक असल दुनिया में किसी ने भी किसी को मेटामॉर्फोसिस स्टेज तक जाते हुए नहीं देखा है। मिस कहने लगती है वाह, तुम तो सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसका मतलब तुम्हारी मदर। वो कहता हाँ मेरी मदर क्या। वो कहती है मुझे गलत मत समझना, मेरे कहने का बस यही मतलब था कि जब तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तब तुम ऐसे गरीबों की तरह क्यों भटकते रहते हो। वो कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, और रही बात कि मैं हमेशा ऐसे ही क्यों भटकते रहता हूँ, तो ये सारी चीजें शुरू हुई आज से 5 साल पहले, जब इंपीरियल कोर्ट में ग्रेट वॉर चल रहा था। हमें बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी, जो की थी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड और उसके बहुत बड़े दुश्मन के बीच में। तो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो सभी एक जगह इकट्ठा हुए थे इंपीरियल कोर्ट में। लेकिन अचानक से ही क्या होता है, इन्हें फंसा लिया जाता है और 1 दर्जन से भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को गुफा में ही कैद करके मार दिया जाता है। और फिर उस गुफा के अंदर पॉइजनस बॉम्ब्स को फेंक दिया जाता है, स्मोक बॉम्ब्स होते हैं वो। लेकिन मैं किस्मत वाला था जो वहां से सरवाइव कर पाया। लेकिन उस अटैक में मैंने अपनी मेमोरी भी खो दी थी, क्योंकि उस पॉइजन की वजह से मेरे दिमाग में जितनी मेमोरी थी उस लड़ाई की, मैं किसके साथ लड़ रहा था, मैं उन सभी के चेहरे भी भूल गया, और मैं किन हीरोज के साथ में मिलकर लड़ा था, मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं। मुझे बस ये पता लगाना था कि आखिर वहां पर क्या हुआ था और उस वक्त की सच्चाई क्या थी। इसलिए मैं पूरी दुनिया में घूमना अब शुरू करने लगा था। लेकिन मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और मुझे अब कुछ भी याद नहीं रहा था, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। और फिर आज से 3 साल पहले मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मुझे कुछ भी याद नहीं आने वाला है, तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और फिर मैं एक ऐसे ही ऑर्डिनरी पर्सन बन गया। वो कहती ओ तभी तुम हमारे ग्रीन टाउन में आए थे और तुमने मेरे घर में रेंट लिया और फिर मेरे साथ साथ उत्सव मत उसके बेचने लगे। तुम बस एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते थे। उसके बाद वो कहती है कि तुम ये सारी चीजें सहम कर लेते हो। मार्केट में उन लोगों ने तुम्हें कितना बुली किया, लेकिन फिर भी तुमने उन लोगों को कुछ भी नहीं किया। वो सॉन्ग फैमिली के मेंबर्स, उन्होंने तुम्हें कितना मारा, कितना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। असल में मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कहता है अरे नहीं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है, ये तो भगवान की मर्जी से चलता रहता है। मैं अपनी जिंदगी में सब चीज सहम कर सकता हूँ, कोई मुझे कितना भी कुछ बोले, लेकिन कोई मेरे आंखों के सामने किसी वुमेन को मारे या फिर उसे तंग करे तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं वुमेन की बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ। इसे सुनकर वो उठ जाती है और भागने लगती है। वो कहने लगती है तुम तो सचमुच एक सांप हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, और वैसे भी आज तो हम लोग भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि तुमने एक भी केक नहीं बेचा था, तो आज हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। वो कहता है क्या, आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वो सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। अरे हाँ, मैंने सुना था कि लॉर्ड ल्यू के घर में भूत का साया है, हो सकता है मुझे वहां जाकर चेक करना चाहिए, कहीं मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लूं वहां जाके। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें ल्यू मेंशन को दिखाया जाता है, जहां से आवाजें आ रही होती है कि हमने कितने सारे एक्सपर्ट्स को तो बुलाया था ग्रीन सिटी में से, लेकिन उनमें से कोई भी इसे ठीक करने में सफल नहीं रहा, सब के सब नाकाम हो गए। अब इधर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, ल्यू फैमिली के हेड को दिखाया जाता है, और एक और वहां पर बाबा होते हैं। जो बाबा होते हैं वो दाएं तरफ होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि मैं अभी अपनी बेटी को आपके हवाले कर रहा हूँ। तो जो बाएं तरफ वाले होते हैं वो होते हैं तांत्रिक। वो कहता है ये सब तो छोटी मोटी बात है,
मेरा लाइटनिंग ट्रिपल व्हिप चार्म, वो जो चार्म होता है ना स्टिकर जैसे चिपकाने वाला, वो मैं उसे दे दूंगा, आप जरा भी चिंता मत करिए, वो जरूर ठीक कर देगा। अब दोनों के बीच में सारी बातें हो चुकी होती है तो जो लॉर्ड ल्यू होते हैं वो उन बाबा को ढेर सारे सिल्वर और ज्वेल्स दे रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी खुश होते हैं कि अब उनकी बेटी फाइनली ठीक हो जाएगी। वो जो तांत्रिक होता है वो भी अभी काफी खुश नजर आ रहा होता है, और पैसे ले लेने के बाद वो भी मिस्टर लू को वो चार्म्स दे देता है। और फिर वो इन तीनों चार्म्स के बारे में बताने लगते हैं। जो पहला चार्म होता है वो घोस्ट को बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर आप बॉडी को अगर चिपका देंगे तो घोस्ट आपके पास आएगा। दूसरा वाला जो चार्म होता है वो घोस्ट को कैद करने के लिए होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही कैद कर देगा एक जगह पे और वो घोस्ट कहीं भाग नहीं पाएगा। और जो तीसरा फाइनली वाला चार्म होता है वो घोस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर डालेगा। और फिर वो बाबा, तांत्रिक बाबा कह रहे होते हैं ठीक है मैंने आपको सारी बातें बता दी है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ल्यू कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, प्लीज आप बाद में मिलने के लिए जरूर आइएगा। उनकी वाइफ भी वहां पर आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि आपको सचमुच इन तांत्रिक बाबाओं वाबों पे यकीन है? मुझे तो लगता है ये लोग स्कैमर्स है और कुछ भी नहीं, ये लोग तो मुझे असली तांत्रिक बाबा जैसा भी नहीं लग रहे हैं। लेकिन मिस्टर ल्यू कहने लगते हैं कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने सारी चीज तो कोशिश कर ही ली है, जो भी चीज अवेलेबल थी हमने सारी करके देख ली है, तो अब बस जितना बचा है उतना करके देख लेते हैं, देखते हैं कहीं हो जाए। तभी उनका एक नौकर वहां पर आ चुका होता है और वो मास्टर को बता रहा होता है कि मास्टर, मिस को ठीक करने के लिए यहाँ पर एक और बंदा दावा कर रहा है, क्या मैं उसे अंदर बुला लाऊं? उन दोनों के चेहरे काफी हैरान और खुशी भी नजर भी आ रहे होते। वो दोनों कहते हैं हाँ जल्दी करो, उसे अंदर बुला लो। और फिर उसके बाद युवान को अंदर बुला लिया जाता है और वो बंदा जो होता है वो बोल रहा होता है आइए मिस्टर युवान इस तरफ आइए। उनकी वाइफ कह रही होती ये तो बहुत ज्यादा यंग है और ये तो मुझे ना ही किसी प्रीस्ट ना ही किसी तांत्रिक जैसा लग रहा है, मुझे तो ये कोई यंग मार्शल आर्टिस्ट लग रहा है। और मिस्टर ल्यू से कह रहे होते हैं क्या आप हमें पहले दिखाएंगे कि आप किसके केपेबल हैं? और फिर हमारा हीरो कहता है हाँ क्यों नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। वो अपने कॉइन्स को फेंकता है और दीवार में जाकर वो कॉइन्स इतनी तेजी के साथ लगते हैं कि मतलब एकदम दीवार के अंदर चल जाते हैं और वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं उठ जाता है। वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे ग्रीन सिटी में कोई इतना केपेबल बंदा भी होगा। युवान कहता है कि अब वक्त ना बर्बाद करते हुए चलिए पेशेंट के पास ले चलिए, क्योंकि मुझे कुछ पैसे भी तो कमाने हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ मिस्टर युवान आइए आइए इस तरफ चलते हैं। और फिर इसी तरफ चलते चलते एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और भी ज्यादा एपिसोड्स लाऊं तो जल्दी करो और 10 लाइक्स कर दो बस।